वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर में स्वागत है। हम करेंगे एसएससी जेई 2000 एमसीक्यू सीरीज। एसएससी जेई में आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्री में, वो सारा का सारा क्वेश्चन मैं आपको कंसेप्चुअली बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करवा दूंगा। यहाँ से आपकी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हम इतना कंसेप्ट एडिशनल डिस्कस करते हैं जो कि हर एक एग्जाम में अपने आप में एक क्वेश्चन होती है। सो दिस सीरीज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। ठीक है, तो चलिए इसको चालू करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़िए। मोस्ट ऑफ द स्टोन possesses द स्पेसिफिक ग्रेविटी इन रेंज ऑफ। देखिए, अधिकतम पत्थरों की स्पेसिफिक ग्रेविटी किस रेंज में होती है, तो वो रेंज यहाँ पे 2.4 टू 2.8 वाला ये ऑप्शन करेक्ट होगा। याद रखिएगा, मैक्सिमम स्टोन की इसी रेंज में स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। अब ये जो रेंज है यहाँ पे ऐसा पूछ लिया, किसी किसी एग्जाम में ये पूछ लेंगे 2.4 टू 3, किसी में पूछ लेंगे ये 2.4 टू 3.1। तो कोई बात नहीं, इनमें से जो भी इस तरह का रेंज है वही आंसर सही होगा फॉर मोस्ट ऑफ द स्टोन, क्योंकि इसी रेंज में अधिकतम पत्थर की स्पेसिफिक ग्रेविटी लाई करती है। दोस्तों, अगर आपसे कोई बोले एज ए स्ट्रक्चरल स्टोन, बिल्डिंग स्टोन, मिनिमम स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 होनी चाहिए। टॉल्क, आपने ये नाम सुना हुआ है। डीएसएसबी में एक बार एग्जाम आया था कि इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, तो ये भी एक तरह का पत्थर है, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 है। 2.7 से 2.8 तक वेरी करता है ना। तो मोस्ट ऑफ द स्टोन का स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 2.4 से 2.8 के बीच में, याद रखिएगा। देखिए, स्टोन का जो प्रॉपर्टीज होता है उसके ऊपर अलग अलग क्वेश्चन आता है। एक शब्द आपने सुना होगा, हार्डनेस ऑफ स्टोन। तो एक अच्छा बिल्डिंग स्टोन जो है वो हार्ड होना चाहिए, सफिशिएंटली हार्ड। तो हार्डनेस ऑफ स्टोन शुड बी ग्रेटर देन 17 फॉर ए गुड बिल्डिंग स्टोन, है ना। लेकिन अगर उसका हार्डनेस का रेंज 17 से 14 के बीच में है तो उसको हम कहते हैं मीडियम हार्डनेस। अगर लेस देन 14 है तो पुअर क्वालिटी ऑफ स्टोन, जो कि हम स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। उसी तरह से अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का बात करें तो एक गुड बिल्डिंग स्टोन का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है CS, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर एनी हाउ। इससे ज्यादा ही होना चाहिए पत्थर का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। समझ गए। इस तरह से बहुत सारे बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी होंगे। इसका वाटर एब्जॉर्प्शन के ऊपर कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन। तो देखिए, पत्थर वैसे भी पोरोसिटी उसकी कम होती है, तो अच्छा कोई बिल्डिंग स्टोन है तो 24 घंटे अगर उसको पानी में डुबा के रखेंगे तो जो वाटर एब्जॉर्ब करेगा उसका जो परसेंटेज है वो परसेंटेज शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.6। ठीक है, ये बहुत फेमस है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपसे पूछे जाते हैं। अब और एक चीज आपने नाम सुना होगा, टफनेस इंडेक्स। टफनेस क्या रिप्रेजेंट करता है? इम्पैक्ट लोडिंग को झेलने का क्षमता, ये रिप्रेजेंट करती है टफनेस, है ना। इम्पैक्ट टेस्ट के द्वारा टफनेस ऑफ स्टोन को पता लगाया जाता है। तो टफनेस किसी भी तरह से शुड बी ग्रेटर देन 13, है ना, ये उससे कम नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये जो ग्रेटर देन 13 बोल रहा हूँ ये मिनिमम है, मिनिमम रिक्वायरमेंट। 13 से कम ज्यादा होना ही चाहिए, है ना। सो मॉडरेटली टफ स्टोन के लिए जो रेंज होता है इट इज 13 टू 19, 13 से 19 के बीच में आती है टफनेस इंडेक्स, है ना, फॉर मॉडरेटली टफ MT। एंड फॉर हाईली टफ ग्रेटर देन 19, तो इसका मतलब हाईली टफ है, समझ गए, वो ज्यादा इम्पैक्ट लोडिंग को झेल पाएगा, रजिस्ट कर पाएगा। समझे बात को। तो इस तरह से ये सब पॉइंट याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलो भाई, ये वाला क्वेश्चन पढ़िए आप सभी। क्वेश्चन कहता है फिलेट वेल्ड इज नॉट रिकमेंडेड इफ द एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस इज। फिलेट वेल्ड का क्वेश्चन है, एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस के ऊपर ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस होता क्या है। देखो भाई, फिलेट वेल्ड जब आप करोगे तो कैसे करते हो, ये मान लीजिए कोई एक प्लेट है, ठीक है, इस प्लेट के ऊपर और एक प्लेट हम रखेंगे, मान लीजिए ऐसा, इस प्लेट के ऊपर और एक प्लेट हम रख रहे हैं ऐसा। अब हमको वेल्डिंग करनी है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर फिलेट वेल्डिंग करते हैं। जैसे इधर वेल्डिंग कर देंगे, इधर वेल्डिंग कर देंगे, है ना, इधर वेल्डिंग कर देंगे। तो ये सारे जो वेल्डिंग होते हैं ना, दीज आर दी फिलेट वेल्डिंग, इसी को कहते हैं फिलेट वेल्ड। ओके, और कुछ नहीं। मान लीजिए आप सिंपली ऐसा समझिए, एक प्लेट ऐसा है और एक प्लेट उसके बगल में रखे हैं, मतलब सेम लेवल पे करना है। अगर सेम लेवल पे दोनों प्लेट को रख के वेल्डिंग करना है तो इन दोनों के बीच में वेल्डिंग कर दोगे
इसको हम कहेंगे बट वेल्ड, बट वेल्ड, है ना। तो हमें ऊपर वाले से क्वेश्चन पूछा गया है, फिलेट वेल्ड से क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्यूजन एंगल बिटवीन फ्यूजन फेस क्या होता है? देखो यार, आप यहाँ पे प्लेट को इमेजिन करना, ऐसा ये एक प्लेट था ऐसा, अभी ये वाला एक फेस है कि नहीं, दिस इज वन फेस, ये एक फेस है। इसके ऊपर जो हम एक प्लेट रखेंगे, है ना, आप इमेजिन करते चलना, अगर 3D में बनाऊं ऐसा, इसके ऊपर 3D में बना रहा हूं, देखना ये, तो देखो इसके ऊपर एक प्लेट मैंने रखा, दिस इज योर सेकेंड प्लेट, दिस इज योर सेकेंड प्लेट, ये आपका फर्स्ट प्लेट है। तो फर्स्ट प्लेट का ये वाला फेस, अगर इसको भी 3D में दिखा दो नीचे ऐसा, ठीक है, ऐसा, तो फर्स्ट प्लेट का ये हॉरिजॉन्टल वाला ये फेस है, सेकेंड प्लेट का ये वाला वर्टिकल वाला फेस है। देखो अभी फिलेट वेल्ड करेंगे अगर, तो हम यहीं पर ना वेल्ड मटेरियल को डिपॉजिट करवाएंगे इसी लोकेशन पे। देखिए कहने का मतलब क्या, कहाँ पे वेल्ड लोकेशन, कहाँ पे डिपॉजिट करवाएंगे, यहाँ पे वेल्ड मटेरियल को यहीं पे डिपॉजिट करवाएंगे। तो कौन सा दो फेस फ्यूज हो रहा है, मतलब ये इसका वर्टिकल वाला फेस और इसका हॉरिजॉन्टल वाला फेस। तो अगर इनके बीच में अगर मैं एंगल बताऊं यहाँ पे, इस केस में जो अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ऐसा ऐसा, और यहाँ पर हम वेल्ड मटेरियल को डिपॉजिट कर रहे हैं। तो व्हाट इज एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस? 90 डिग्री। दिस इज वन फेस, इट इज अनदर फेस, तो एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो यही है वो एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस। तो इसके लिए हमारे पास एक रिकमेंडेशन है कि एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस कितना होगा, तो हम के का वैल्यू उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं। अब ये के का वैल्यू क्या होता था? के एक तरह का कोफिशिएंट होती थी, थ्रोट कोफिशिएंट हम इसको कहते थे, और इसको यूज करके हम थिकनेस ऑफ थ्रोट ऑफ वेल्ड निकालते थे, थ्रोट थिकनेस ऑफ फिलेट वेल्ड, थ्रोट थिकनेस ऑफ फिलेट वेल्ड, ये हम निकालते थे, ठीक है, जिसकी मैग्नीट्यूड होती थी के इंटू साइज ऑफ वेल्ड। याद है फॉर्मूला? ऐसे हम लिखते थे के इंटू साइज ऑफ वेल्ड। समझ गए बात? तो एंगल ऑफ फ्यूजन फेसेस कितना होना चाहिए? तो वो जो टेबल हमने आपको लिखवाया था, देखिए फिलेट वेल्ड का जो रेंज था एंगल ऑफ फ्यूजन फेसेस का, वो था आपका, स्टार्टिंग होता था कहाँ से? टेबल 60 टू 90 डिग्री एंगल अगर है, ये डेटा था। 91 से लेके 100 डिग्री के बीच में एक डेटा था। देखो क्वेश्चन कहाँ से पूछा है। फिर 101 से लेके 106 डिग्री के बीच में था, ठीक है। फिर 107 से लेके 113 डिग्री के बीच में था। फिर 114 से लेके 120 डिग्री के बीच में था। तो दिस आर दी एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस। सो 120 के बाद नहीं थी, 120 के बाद नहीं थी। तो बेस्ड ऑन द एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस हमारे पास के का वैल्यू था, डिफरेंट के का वैल्यू। और वो के का वैल्यू कैसे कैसे था, चलो ये चीज़ भी यहाँ पे मैं लिखवा ही देता हूँ आपको। वो जो के का वैल्यू था 0.7, फिर रिड्यूस होती थी 0.65, फिर मतलब 0.5 रिड्यूस हो रही है, मतलब यहाँ पे 0.6 हो जाएगी, है ना। फिर यहाँ पे हो जाएगा 0.55, यहाँ पे होगा 0.5। सो के का मिनिमम वैल्यू कितना? के का मिनिमम वैल्यू है, तो यहाँ पे ध्यान रखना 0.5। समझ गए? नाउ तो अब क्वेश्चन पढ़िए। फिलेट वेल्ड इज नॉट रिकमेंडेड इफ द एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस इज ग्रेटर देन 120। सीधा का सीधा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। समझ गए? ग्रेटर देन 120 एंड लेस देन 60, ये भी सही है। आगे नीचे पूछा गया है द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर, तो बी एंड सी, ठीक है, ये करेक्ट होगा। ग्रेटर देन 145 डिग्री, ये भी तो करेक्ट होगा। लेस देन 45 डिग्री, ये भी तो करेक्ट होगा। आंसर करते वक्त ऐसा हम जरूर सोचते हैं, क्यों? क्योंकि ये तो 45 डिग्री है, 60 डिग्री से कम है, ये तो 145 डिग्री है, 120 डिग्री से ज़्यादा है। अरे वो होने दो, हमको मिनिमम लिमिटिंग चाहिए। तो वो कितना है जो रिकमेंडेशन है? 60 और 120। तो 60 से कम नहीं होना चाहिए, 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना है कि 145 से कम नहीं होना चाहिए,
सॉरी 145 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा थोड़ी ना है। आपको तो सीधा बोला है 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो तो 145 बोला तो वो तो होगा ही होगा, समझे। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो आपका रियलिटी में क्या है, बी एंड सी, यही ऑप्शन में था, टिक लगाना था, ठीक है। कंफ्यूजन होता है बहुत बच्चे, ए बी सी डी भी, और ए बी सी डी भी ऑप्शन में था एक्चुअली, इसलिए मैं ये सब चीज़ आपको बोल रहा था, क्योंकि ए बी सी डी भी ऑप्शन में था, समझ गए। वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। हम करेंगे एसएससी 2000 एमसीक्यू सीरीज, जबरदस्त है ना। सारा एमसीक्यू का क्वेश्चन जितने भी एसएससी में आए हुए थे सारे मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। सो क्वेश्चन पढ़िए। द डायमीटर ऑफ ए रिवेट कनेक्टिंग प्लेट ऑफ 16 mm थिकनेस गिवन बाय अनविन्स फार्मूला इज। रिवेट का डायमीटर निकालने के लिए ये अनविन का फॉर्मूला यूज होता है। ये जो फॉर्मूला है आप सभी को याद अगर नहीं है तो याद कर लीजिए, सिंपली 6√T, ठीक है, जहाँ पे T होता है थिकनेस ऑफ प्लेट, 6√T, T इज योर थिकनेस ऑफ प्लेट। इसके पीछे और कोई लॉजिक नहीं है, बस इतना, ठीक है। तो 16 है तो 6 गुना √16, 6 गुना 4, 6 चौके 24 mm। ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। इस वाले क्वेश्चन को पढ़िए। द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ लेसिंग बार शुड नॉट एक्सीड। सबसे पहले तो लेसिंग बार देखो, हम क्या करते थे, ऐसा मान लीजिए 2 चैनल सेक्शन है हमारे पास, ठीक है। आप स्टेशन पे इस तरह के स्ट्रक्चर को देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक एक प्लेट कनेक्ट कर लिया मान लो, फिर ऐसा, फिर ऐसा। तो ये जो बार्स होते हैं ना, ये जो बार्स होते हैं, दिस आर लेसिंग, इसी को हम लेसिंग का कहते हैं। तो इसका, इनका सिलेंडरनेस रेशियो मतलब लम्डा ऑफ लेसिंग किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो किसी भी केस में इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 145। दिस इज द कोडल प्रोविजंस रिकमेंडेड बाय इंडियन स्टैंडर्ड 1800। ये सारे कोडल प्रोविजंस आपसे पूछे जा रहे हैं, है ना। एग्जाम में कोडल प्रोविजंस आपसे बहुत पूछेंगे, ओके। नाउ इसका थिकनेस निकालने का भी एक कॉन्सेप्ट मैंने दिया था। लेसिंग बार का जो थिकनेस आप निकालेंगे, थिकनेस शुड नॉट बी लेस देन L/40 फॉर, अगर सिंगल लेसिंग आपने किया, सिंगल लेसिंग सिस्टम, जो यहाँ पे मैंने बताया ये सिंगल लेसिंग है, ठीक है। और थिकनेस शुड नॉट बी लेस देन L/60। ये L/40 सिंगल के लिए, L/60 होता था डबल लेसिंग के लिए, ठीक है, डबल लेसिंग, ओके। ऐसा हम निकालते थे थिकनेस। डबल लेसिंग कहने का मतलब है अगर इधर से भी आपने लेसिंग प्रोवाइड कर दिया, जस्ट ए मिनट वेट, लेट मी चेंज द कलर। अगर यहाँ पे दिखाने में नहीं होगा, यहाँ दिखाता हूँ। ये तो सिंगल लेसिंग वाला सिस्टम है, ठीक है। डबल लेसिंग कैसा होता है, मान लीजिए ये दो ऐसा है, इन दोनों के बीच में लेसिंग करना है, तो ऐसे ऐसे इस तरह से आप लेसिंग प्रोवाइड करते चल रहे हो। सो दिस इज योर डबल लेसिंग, डबल लेसिंग, समझ गए। अभी देखिए लेंथ ऑफ लेसिंग बार, ये चीज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि लम्डा कैलकुलेट करोगे तो इसमें L इफेक्टिव चाहिए। अगर आपका सिंगल लेसिंग है, ठीक है, तो सिंगल लेसिंग के केस में ये सिंपली सपोर्टेड मेंबर की तरह बिहेव, इसका जो बिहेवियर था वो सिंपली सपोर्टेड मेंबर के रूप में इसका बिहेवियर हो जाता है। तो इसका जो भी लेंथ है L, है ना, इट विल बी योर इफेक्टिव लेंथ, L इफेक्टिव। लेकिन डबल लेसिंग के केस में इसका बिहेवियर अब सिंपली सपोर्टेड जैसा नहीं रहता है, और जो हमको L इफेक्टिव लेना होता है, इफेक्टिव लेंथ, इस केस में ये हो जाएगा 0.7 टाइम्स ऑफ L, ठीक है। ये होगा आपका, ये डबल लेसिंग के केस में इफेक्टिव लेंथ। और वेल्डेड के केस में, अगर आपने वेल्डिंग भी किया होगा, है ना, तो भी यही सेम होती थी, याद करिए। अब बात करते हैं ये लम्डा का। ये लम्डा का वैल्यू, इसमें मैंने बोला था आपका लेसिंग मेंबर में जो आई मिनिमम आपको देखने को मिलेगा वो आई वाई एक्सिस के अबाउट मिलेगा। सब स्टील में हमने आपको पढ़ा रखा है बहुत डिटेल में, इसका डेरिवेशन सब कुछ कर रखा है। तो आई वाई क्या हो जाएगा, B/TQ/12, मतलब थिकनेस ऑफ लेसिंग मेंबर बाई 12। सो लम्डा फॉर लेसिंग मेंबर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इफेक्टिव लेंथ उसका जो है, डिवाइडेड बाई √L
आपका हमको क्या चाहिए होती थी, हमको चाहिए होती थी रेडियस ऑफ जायरेशन, तो b इंटू टी क्यूब बाई 12 इंटू एरिया b इंटू टी। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से, तो लैम्डा फॉर लेसिंग मेंबर की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, L1 बाई टी अपॉन रूट अंडर 12। ये डेरिवेशन हमने आपको करके दिया था, और दिस शुड नॉट बी ग्रेटर देन 145। एल इफेक्टिव जो है L1, एल इफेक्टिव सिंगल लेसिंग तो जितना लेंथ दिया उतना, डबल लेसिंग तो 0.7 टाइम्स एल, और वेल्डिंग के केस में 0.7 टाइम्स एल। वेल्डिंग कहने का मतलब है यहाँ पे बोल्टिंग ना करके, बोल्ट वगैरह प्रोवाइड ना करके यहाँ पे आपने वेल्डिंग कर दिया है ना, तो भी उसका एक फिक्स्ड बीम जैसा बिहेवियर हो जाएगा लेसिंग का। तो हम लेते थे कितना, 0.7 टाइम्स एल। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट हम यूज करते थे। तो क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर 4। देखो स्टील बहुत डिटेल वाला सब्जेक्ट है, ये सब मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर सॉल्यूशन के साथ बताते चल रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा थोड़ा मतलब याद आते चले। ठीक है, इन सब चीजों को मैंने आपको कॉपी में करवा रखा है, अगर पढ़े हो तो याद है। अब इस वाले क्वेश्चन को पढ़िए। द वेट ऑफ 10 mm डायमीटर माइल्ड स्टील रॉड पर मीटर लेंथ, मतलब ये वेट W पर मीटर का कॉन्सेप्ट है, ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा माइल्ड स्टील के केस में जो वेट पर मीटर आप निकालोगे, इसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वेट पर मीटर इक्वल टू, मतलब ये यूनिट आएगा केजी पर मीटर के फॉर्म में। मतलब 1 मीटर, अगर किसी एक पर्टिकुलर डायामीटर का रॉड है जिसका लेंथ है 1 मीटर, है ना, तो इसका वेट कितना होगा। ओके, ऐसे तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 0.0062 इंटू डायामीटर का स्क्वायर। डायामीटर को आपको पुट करना है इसमें mm के अंदर, है ना। तो जो भी डायामीटर का हो, चाहे वो 10 mm का, 12 mm का, 16 mm का, 18 mm का, जिसका भी निकालना चाहते हैं, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट। तो दिस इज द फॉर्मूला, मेक ए नोट। ठीक है, आप इसको नोट बना के लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 10 mm का पूछा है, सीधा राउंड फिगर, है ना, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। तो ये क्या हो जाएगी रिजल्ट, 0.62 kg पर मीटर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 4। देखिए जैसे जैसे आपका डायामीटर बढ़ेगा, है ना, वेट बढ़ेगा, और ये जो कर्व बनती है ये कुछ इस तरह का एक कर्व बनती है। यहाँ पे हम लिखते हैं डाया और इधर लिखते हैं वेट। ओके, इस तरह का एक कर्व बनते चलता है इन दोनों के बीच में, अगर हम कर्व को प्लॉट करें तो। इस वाले क्वेश्चन को पढ़िए, एस्टिमेशन कॉस्टिंग का है ये सवाल। ऑफ द टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ए बिल्डिंग द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इज यूजुअली अकाउंट फॉर। ये देखिए एस्टिमेशन कॉस्टिंग में इस तरह के डेटा बहुत याद रखे जाएंगे, एसएससी जेईई में बहुत तरह के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए जो कॉस्ट होती है, ये लंप सम आइटम रेट के बेसिस पे ये सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, वो होती है 8%। ठीक है, वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी, वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी, ठीक है, ये अलग काम हो गई। इसके लिए भी लंप सम होती है लगभग 8% ऑफ टोटल कॉस्ट, इसके लिए भी होती है 8%। और देखिए और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए कोई बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, इसका आपने टोटल कॉस्ट को एस्टिमेट किया होगा, तो ये मान लीजिए टोटल कॉस्ट समथिंग एस्टिमेट किया है, लेकिन मान लीजिए कुछ हुआ, प्राइस लेवल वगैरह चेंज हुआ, समझिए बात को, प्राइस लेवल वगैरह चेंज हुई, इसलिए टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट जो था उसमें, और आपका ड्यू टू प्राइस लेवल चेंज अगर एक कुछ डिफरेंस आएगी, ऑटोमेटिक सी बात है डिफरेंस आएगी आपका, मतलब टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में, तो वो डिफरेंस अगर 5% से अधिक हो जाता है, इफ इट इज ग्रेटर देन 5%, तो जो एस्टिमेट आपने बनाया बिल्डिंग का वो रिवाइज करना होगा, रिवाइज एस्टिमेट, है ना। तो हमें रिवाइज एस्टिमेट प्रोवाइड करनी होगी, मतलब आपका एस्टिमेट और रियल प्रैक्टिकल टाइम में जो कंस्ट्रक्शन में कॉस्ट लगना है, इन दोनों में अगर 5% से ज्यादा का डिफरेंस आ गया तो आपको एस्टिमेट को रिवाइज करके देना होगा कॉन्ट्रैक्टर को। समझ गए बात को, ठीक है। ये बात, ये 5% ये भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। और देखिए, और ये जो 5% है, तो इसके नीचे कितना हो गया, मतलब आप 3 से 4% ऐसे एक रेंज कंसिडर कर सकते हो, ये उसके नीचे हो गया। तो ये जो 3 से 5% वाला कॉस्ट में रेंज होता है ना,
ये जनरली होता है इन्हीं अनसर्टिनिटीज को कोप अप करने के लिए, है ना। जो ऐसे कोई वर्क रेट होंगे, ऐसे कोई काम होंगे जो कि आपकी नज़र में नहीं आया, लेकिन जब कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रहे हैं तो उस समय वो कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती है। तो वो 3 से 4% हम हमेशा एक्स्ट्रा छोड़ के रखते हैं, ऑलवेज 3 to 4% हमेशा एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। फिर और एक कॉस्ट होती है, देखिए 1.5 to 2% ऑफ कॉस्ट होती है टोटल बिल्डिंग प्रोजेक्ट, मतलब टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट की। ये होती है एज ए वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट, मतलब इक्विपमेंट चाहिए, ड्राइंग, डिज़ाइन, ये सब चीज़ें इसमें। इस तरह के सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपसे जाते रहेंगे। ये सब क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट कितना होता है रेट एनालिसिस में? 10%, ठीक है। हमेशा जो भी एस्टिमेट निकालोगे, जो भी रेट एनालिसिस करोगे, 10% अपना प्रॉफिट। इस वाले क्वेश्चन को पढ़िए। इफ 18 mm रिवेट आर यूज्ड इन लेसिंग बार, देन मिनिमम विड्थ ऑफ लेसिंग बार शुड बी, मतलब जो लेसिंग करते हैं, देखो ऐसे ऐसे लेसिंग करते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया लेसिंग बार। तो लेसिंग बार की मिनिमम चौड़ाई कितनी होनी चाहिए अगर आप 18 mm का रिवेट का यूज कर रहे हो? तो डायमीटर ऑफ रिवेट कितना है? D = 18 mm। तो इसकी जो फॉर्मूला है डियर बच्चों, याद रखना, जो मिनिमम विड्थ रिक्वायरमेंट है, विड्थ ऑफ लेसिंग बार शुड बी अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स डायमीटर ऑफ द रिवेट या फिर बोल्ट जो भी आप यूज कर रहे हैं। समझ गए? तो ये होता है मिनिमम विड्थ ऑफ लेसिंग बार का कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला। लेसिंग में बहुत प्यार से स्टील स्ट्रक्चर में लेसिंग बताया हुआ है हमने, ठीक है। आप चैनल को विजिट करिए, यही तो मैं कह रहा हूँ। आप ये सब क्वेश्चन बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन लगेगा, बचकानी क्वेश्चन लगेंगे आपको, ओके। तो B = 3 टाइम्स D, ये होता है फॉर्मूला। तो इसका कितना हो गया? तो 18 × 3 54, है ना। तो 54 कुछ है क्या ऑप्शन में? नहीं। करीबी आंसर क्या है? 55। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट।